Yeah, from today, what I have started some terms, and the terms coined by whom, and in a very detailed way, I will discuss that term. Except it, I will also go with the life and works, the person who coined this term. So today, what I have taken? Today, I have taken absurd. If I talk about absurd, first we have to know the meaning, then we have to know the root, then we have to know the propounder, and then we have to know the impact of this term on English literature. When I talk about absurd, जब हम absurd को लेकर के बात करते हैं, तो absurd जो term है, it refers to what? It refers to anything that is unreasonable, unsound, incongruous, extremely silly or ridiculous. कुल मिलाकर के अगर हम एब्जर्ड की बात करें, तो जो चीजें तर्क संगत ना हो, जिसमें रीजन को के लिए कोई जगह ना हो, जो अनसाउंड हो, जो इनकॉन्ग्रूस हो, जो रिडिकुलस हो, जो सिली हो, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? वो सारी की सारी चीजें एब्जर्ड में आती हैं. इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एब्जर्ड, जो एब्जर्ड है, इट्स अ टर्म which refers to irrational, illogical, something unreasonable, something unsound, something incongruous, something extremely silly or ridiculous. These things we have to keep in our mind. Again, I would like to tell you, the word, yeah, the term absurd refers anything that is irrational, anything that is illogical, anything that is unreasonable, unsound or incongruous, silly, or you can say ridiculous. वो चाहे हमारा सोच हो, चाहे हमारा जो है वो चीज व्यवहार में नजर आता हो, या वो चीज हमारा एक्शन हो, अगर वो चीज अनरीजनेबल है और वो चीज, वो सब हमारा एब्जर्ड नोशन हो सकता है, एब्जर्ड थॉट हो सकता है, एब्जर्ड एक्शन हो सकता है, दीज थिंग्स. अब उसके बाद अगर हमने समझ लिया कि एब्जर्ड का मतलब मीनिंगलेस, एब्जर्ड का मतलब अनएक्सप्लेनेबल, एब्जर्ड का मतलब अनरीजनेबल, एब्जर्ड का मतलब something that is unsound, something that is incongruous, something that is silly, something that is ridiculous, something that is meaningless, something that is unexplainable. तो ये सारा चीज जो आया, ज्यादातर इसकी बातें कब होती है? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज उस समय का जो हमारा लाइफ था, ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर, वो सारा चीजें मीनिंगलेस नजर आ रहा था. एवरी अटेम्प्ट वाज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू सेव ह्यूमैनिटी एंड टू सेव ह्यूमनिज्म. ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो रहा था, वह सारा प्रयास क्या था? आप कह सकते हैं कि हर प्रयास जो है, आ, वो तर्क पर आधारित नहीं लगता था, लगता था कि मीनिंगलेस, इसका कोई महत्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, आज जो कंडीशन होगा इसराइल या फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को लग रहा होगा कि उनका जो लाइफ है वह क्या है? मीनिंगलेस है, फ्यूटाइल है. यही सेम चीज जब हमास ने इसराइल पर किया होगा, उस दिन इसराइल के लोगों को ये लग रहा होगा लाइफ इज मीनिंगलेस, फ्यूटाइल, and every attempt to save our life, to save humanity, to save humanism, और तमाम जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, वो सब का सब क्या है? बेकार है. क्यों है? क्योंकि मैन इज सेड दैट कि मैन इज अ रेशनल क्रिएचर. अगर मैन में रेशनैलिटी है तो वो गलत काम क्यों करता है? एक पॉइंट ये होता है. तो एब्जर्ड एक ऐसा लिटरेरी जानरा भी आप कह सकते हैं, या एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मैन के उस प्रयास को बताता है कि आपका ये सारा का सारा सोच, सारा प्रयास जो है क्या है? इरेशनल है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, अनसाउंड है, इनकॉन्ग्रूस है, सिली है, रिडिकुलस है. क्यों? क्योंकि द पार्टिकुलर थिंग विच यू डू, that particular thing is ultimately futile attempt to save humanity and humanism, because you don't use any type of
you can say logical or coherent thing. You don't use logical or coherent thing. तो एक तो मैंने आपको सिंपल सा केवल डिक्शनरी मीनिंग बताया कि एब्जर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें जो तर्क संगत ना हो, कोई भी चीजें जहां पे रीजन के लिए कोई भी जगह ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज के मीडिया में जो डिबेट होता है वो सारा डिबेट एब्जर्ड है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि डिबेट के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। एक पक्ष या एक पार्टी कुछ कहेगी तो चार लोग उसको घेर करके उसकी बात को सुनेंगे कम, और उसके ऊपर जो है तमाम तरह तरह की बातें करना। तो वहां पे लगता है ये जो बहस है यह अनरीजनेबल है, इरेशनल है, इलॉजिकल है। खास करके मीडिया में इस तरह की चीजों को ज्यादा जगह दी गई है, तो वो चीजें भी क्या है आपका एब्जर्ड है। दूसरा चीज जो वर्ड आया हुआ एब्जर्डिज्म। एब्जर्डिज्म क्या होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब किसी भी शब्द के लास्ट में इज्म या आईएसएम जो सफिक्स है वो जुड़ता है तो हिंदी में उसको वाद कहा जाता है। वाद का मतलब होता है एक नई विचारधारा। जैसे मैं कहूँ मॉडर्निज्म आधुनिकवाद, रोमांटिसिज्म छायावाद, तो वो चीज क्या होता है, इज्म का मतलब वाद होता है, उसमें एक नई विचारधारा आती है। तो जब एब्जर्ड के साथ जो है इज्म लग गया तो एब्जर्ड उस विचारधारा को कहा जाता है जो विचारधारा उसको जो है लेकर के पनपी हुई है। उस विचारधारा, वो विचारधारा कैसी होगी, एब्जर्ड की जो विचारधारा होगी उसमें तर्क के लिए कोई जगह नहीं होगी। एब्जर्ड की जो विचारधारा होगी वह अनरीजनेबल होगा, इरेशनल होगा, इलॉजिकल होगा और अनएक्सप्लेनेबल होगा, मीनिंगलेस होगा। उसमें सिली टाइप का, रिडिकुलस टाइप की जो बचकानी हरकतें, बचकानी बातें होती हैं, उस तरह की चीजें। जैसे अगर कोई छोटा बेबी है और वो जो है नाराज हो जाए और अपनी माँ से कहे कि मुझे चांद चाहिए, तब तो ये समझ में आता है कि वो बेबी है, वो इस तरह की बातें कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी मेच्योर हो चुका है और वो कहे नहीं मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, चांद का मतलब वही चांद जो कि आसमान में नजर आता है, ये पॉसिबल नहीं कि टू ब्रिंग द मून फॉर दैट। अगर वो ऐसा कोई बहस करता है या ऐसी किसी जिद पर आता है तो उसकी जो जिद है वह क्या है, एब्जर्डिस्ट है, क्योंकि उसको कहीं से पूरा नहीं किया जा सकता या वो चीजें अनरीजनेबल है, इलॉजिकल वो बातें कर रहा है। इवन ये कहा जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द चाइल्ड टर्न्स इनटू अ मैच्योर मैन ही बिकम्स व्हाट, ही बिकम्स अ रीजनेबल क्रिएचर। मैन इज अ रीजनेबल क्रिएचर ऑफ गॉड। आदमी एक तर्कशील प्राणी है ऐसा कहा जाता है। तो जब तर्कशील वाला तर्क संगत बातें ना करके जो है इधर उधर की बातें करेगा तो उसकी उस विचारधारा को क्या कहा जाएगा, एब्जर्डिज्म कहा जाएगा। दैट इज कि उसका मीनिंगलेस है। तो उन्होंने बताया एब्जर्डिज्म क्या है। एब्जर्डिज्म इज द फिलोसफिकल थियरी दैट द यूनिवर्स इज इरेशनल। यह एक थियरी है, यह एक फिलोसफिकल दार्शनिक सोच है जिसमें ये कहा जाता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वह क्या है, इरेशनल और मीनिंगलेस है। मैं केवल टिक कर दे रहा हूं जिस शब्द को आपको जाना है कि द होल यूनिवर्स इज व्हाट, द होल यूनिवर्स इज irrational and meaningless, irrational and meaningless. Absurdism is a theoretical या philosophical theory. It's an ideology, and the believer, the one who supports the absurdist ideology, they believe that द यूनिवर्स इज इरेशनल। जो पूरा ब्रह्मांड है यहाँ पे तर्क के लिए कोई जगह नहीं है और ये चीजें क्या है, मीनिंगलेस है। It states that trying to find meaning leads people into a conflict with the world. एब्सर्डिज्म ये बताता है कि अगर कोई आदमी इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा, उसको मीनिंग नहीं मिलेगी बल्कि वह हर चीज का क्या करने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा। वह एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाएगा। यू कांट गेट ट्रू मीनिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी चीज है उनकी किसी की सही से मीनिंग आप नहीं कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं या जो एब्सर्डिस्ट हैं, जो एब्सर्डिज्म में बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है,
वो सब जो है इर्रेशनल है, मीनिंगलेस है। अगर आप उनमें मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, बल्कि आप कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में चले जाएंगे। बाद में इस बात को इमैनुअल कांट बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। फिर इसका असर उन द्वितीय विश्व युद्ध के समय खास करके ड्रामा और नावेल पर भी देखने को मिलता है, जब जो है सैमुअल बेकेट आते हैं, हैरोल्ड पिंटर आते हैं, और आपके जो है फ्रांज काफ्का का आता है, एल्बर्ट केमू का द मिथ ऑफ सिसिफस आते हैं, सोरेन किर्केगार्ड का एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो थियरी है वो आता है। वो सारी चीजें जब आती है तब हम उसको देखते हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई सेड दैट आई विल टॉक इन अ वेरी डिटेल्ड वे। अभी हमने केवल जो है इमैनुअल कांट को लिया हुआ है, और एब्सर्डिज्म से जुड़े हुए जो टर्म है, लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज के लिए कल की क्लास में मैं इस पे बात करूंगा। तब उन्होंने जब ये कहा कि ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं वो इरेशनल है, मीनिंगलेस है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपका जो प्रयास होगा वो कोई मीनिंग नहीं लाएगा, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझने की अगर कोशिश करें, आप इस चीज को समझिए कि जब देरेदा आते हैं, देरेदा फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, देरेदा इस चीज को कहते हैं कि दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो निजाम है, वह बाइनरी अपोजिशन से बना हुआ है। बाइनरी अपोजिशन से कैसे? हर चीज का कोई ना कोई अपोजिट है। अगर लाइफ है तो डेथ है, गॉड है तो सेटन है, ईश्वर है तो शैतान भी है, स्वर्ग है तो नरक है, जीवन है तो मृत्यु है, चांद है तो सूरज है, आदमी है तो औरत है। इस तरह की तमाम शब्द उन्होंने यूज किए। उन्होंने कहा कि ये चाहे दुनिया का पूरा निजाम बाइनरी पे, बाइनरी मतलब उसके एक अपोजिट हिस्से पर बना हुआ है। कोई अगर ये सोचे कि केवल एक हिस्से को पकड़ करके, इफ ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर वह दोनों अपोजिट चीजों को लेकर के चलेगा तो वह दुनिया के निजाम या स्ट्रक्चर को समझ सकता है। ऐसा नहीं कि मीनिंग प्राप्त कर लेगा, समझ सकता है। फिर उनका ये कहना था, हर चीज जो भी है उसकी आप रियल मीनिंग नहीं प्राप्त कर सकते। यू कैन रीच नियर द मीनिंग, आप किसी भी चीज की मीनिंग तक आप जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं प्राप्त कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर जो है मैकबेथ जो प्ले था, मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर का, उस मैकबेथ प्ले में किंग डंकन का मर्डर इसलिए होता है क्योंकि किंग डंकन मैकबेथ के नेचर को कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। मैकबेथ जिस हिसाब से चिकनी चुपड़ी बातें करता है कि महाराज सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आप जब चाहेंगे इसे ले लेंगे, इसे छीन लेंगे, ये जो बातें चिकनी चुपड़ी होती हैं वह बताता है कि कैरेक्टर कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और है। इसीलिए ये प्रोवर्ब आया, कहावतें आई कि फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। आदमी का चेहरा चेहरा दिल का आईना नहीं होता। जो आपका दिल है वो चेहरे पे जरूरी नहीं है कि हो। इसके लेके कई सारी गीत भी बने। अगर आप देखेंगे जितनी बातें हमने आपसे प्रैक्टिकल वे में शेयर किया है, चाहे वो किंग डंकन का मर्डर हो, चाहे आपका हैमलेट का समझना कि मेरे फादर का मर्डर किसने किया, और जब वो समझ भी जाता है तब भी उसको डाउट रहता है कि क्या जो फादर को लेकर के बातें गोश्त ने कहा ये सही है या नहीं। उसको समझने के लिए वो प्ले विद इन प्ले करता है गेम। जब वो समझ लेता है तब भी वो जो है क्या करता है कि पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपा रहता है, उसका मर्डर कर देता, कई एक्शन से वो गुजरता है। तो व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट डू यू थिंक, आपकी थिंकिंग कुछ और है, आपका चेहरा कुछ और है। उस पार्टिकुलर चीज को जब आप लेके चलेंगे, मीनिंग निकालने की कोशिश कर देते हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट में। एब्सर्डिस्ट ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का मीनिंग नहीं समझा जा सकता, नंबर वन पॉइंट। और जो भी प्रयास आप करते हैं मीनिंग को समझने के लिए, आपका सारा प्रयास क्या होता है, वह जो है फ्यूटाइल होता है, वह निरर्थक होता है, वह बेकार चला जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में रियलिज्म एक चीज है, आइडियलिज्म एक चीज है। वास्तविकता कुछ और है, उस वास्तविकता से जुड़ा हुआ आदर्शवादिता कुछ और है। ये दो हिस्से जब आप बात करते हैं तब हम वहां पे करते हैं। चूंकि हमने बताया कि इमैनुअल कांट को मैंने लिया, इसलिए ये सारी बातें करनी पड़ रही। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम डेवलप होता है, दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन रेशनल मैन एंड इरेशनल यूनिवर्स।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो चीजें होती है। हमारा जो ब्रह्मांड है वह इरेशनल है, और मैन अपने आप को क्या कहता है कि वह रेशनल है, तर्कशील है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप अपने तर्क के माध्यम से ब्रह्मांड की हर चीजों को नाप नहीं सकते हैं। दैट इज आपका अपने समझने का एक दायरा है। और बहुत सारे लोगों को ने ये कहा कि आपका आईक्यू लेवल इतना है, लेकिन हम अपने आईक्यू लेवल का उतना यूज नहीं कर पाते। That is another point. So what I want to tell you, whenever we use our IQ, तो हम ब्रह्मांड की चीजों को समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वह वह कुछ और चीज है, लेकिन उससे जुड़ी हुई मीनिंग कुछ और चीज देती है। जैसे अगर बार बार मैं कहूं कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मेरा जो प्यार है वो लाल लाल गुलाब के समान है, तो मुझे ये पता है कि जो रोज है, जो लाल गुलाब है, वह एक ऑब्जेक्ट है, वह एक वस्तु है। लेकिन उस वस्तु की तुलना हम किससे करने जा रहे हैं? अपने प्यार से करने जा रहे हैं। जो मेरा प्यार है ऑब्जेक्ट नहीं है, प्यार क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो जो भावना हमारी है, उस भावना को ना तो नापा जा सकता है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन हमने भावना को उस ऑब्जेक्ट में, वस्तु में ट्रांसफर करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की है। तो ये जो दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट इज अनदर थिंग, उस ऑब्जेक्ट को देख करके, ऑब्जेक्ट क्या है? रेड रेड रोज, लाल लाल गुलाब। और भावना हमारी क्या है? प्यार, मेरा प्यार लाल लाल गुलाब के समान है। अब जब आप इसकी मीनिंग निकालते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पोयर शायद ये कहना चाहता है कि मेरा लब उतना ही तरोताजा है जितना कि जो है क्या है कि लाल लाल गुलाब है, या मेरे लब में उतनी ही ऊर्जा है, मेरा लब उतना ही यंग है, उतना ही एनर्जेटिक है जितना कि जो है रेड रेड रोज है। लेकिन जब आप इस मीनिंग को लेके जब समझने की कोशिश करते हैं, तो यह फाइनल मीनिंग नहीं है। अगर किसी आप कॉमन आदमी से पूछे, उससे कहे कि मेरा प्यार लाल लाल गुलाब है, तो कहेगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, कि हाउ कैन यू कंपेयर योर लव विद रेड रेड रोज। तो उसने बताया कि ब्रह्मांड की जो चीजें हैं और उन चीजों को समझने का जो नजरिया है, वो दो चीजें, ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तमाम ऑब्जेक्ट है। उसको माइंड किससे समझता? अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझता। उन ज्ञानेंद्रियों में उसका जितना भी ऑर्गन्स है, जो सेंसेस है, उसके उसके थ्रू समझता है। उसके थ्रू वह मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। समटाइम्स माइंड अपने आप को रेशनल कहता है और उसका ब्रह्मांड इरेशनल है। तो रेशनलिटी और इरेशनलिटी के बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, वह मीनिंग तक नहीं जा पाता है। इस बात को बताया गया कि एब्सर्डिज्म में ये चीजें होती है। रेशनल मैन और इरेशनल यूनिवर्स के बीच क्या होगा? मीनिंग को लेकर के या समझने को लेकर के लड़ाई झगड़ा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ आउटकम भी निकलेगा। आर बिटवीन सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, एक वर्ड और यूज किया गया, सब्जेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव वर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव वर्ड? ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब कि द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, वह क्या है? वह ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए इंसान अपनी क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों को अप्लाई करता है। तब जब वह ज्ञानेंद्रियों को अप्लाई करता है, तो यह उसका परसेप्शन हो सकता है, या उसका विचार हो सकता है, या उसका थॉट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं रात भर बेचैन तकिए पर सोया, तो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि मैं रात भर बेचैन तकिए पर सोया, तो इट मीन्स दैट कि तकिया तो निर्जीव चीज है, तकिया जो है क्या है? निर्जीव चीज है। और एक ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? तकिया हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गया। लेकिन मैंने, बेचैनी हमें पता है कि जो चीजें जो है सजीव है वही बेचैन होगी, कभी भी निर्जीव चीज बेचैन नहीं हो सकती है। लेकिन सजीव चीज ने अपनी बेचैनी को ट्रांसफर कर दिया, किसमें ट्रांसफर कर दिया? तकिए में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब कि तकिया वाज नॉट बेचैन, पिलो वाज नॉट बेचैन, बट द मैन वाज बेचैन, द मैन दैट वाज लाइंग ऑन दैट तकिया, दैट पिलो, दैट वाज बेचैन। तो उसने क्या किया? अपनी बातों को इस तरह से रखा। अब हम जब इसकी मीनिंग निकालते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीजें, बट वी ट्राई टू सी कि ऑब्जेक्ट में तो क्या चीज बेचैनी नजर आ रही, तकिए में बेचैनी नजर आ रही। फिर हम कहते हैं नहीं, इसको कहने का अंदाज अलग है, आदमी ने इसको क्या कर दिया? आदमी ने इसको अपनी चीजों को ट्रांसफर कर दिया। सो जो ऑब्जेक्ट है प्लस जो मीनिंग निकल रही है, वह एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है?
क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच, आपका विचार सब्जेक्टिव अप्रोच है जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। नंबर 1 पॉइंट, उसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आता है। तो एब्सर्डिज्म एक विचारधारा है जो ये बताती है कि मैन रेशनल है, तार्किक है, जिस ब्रह्मांड में वह रहता है वह इरेशनैलिटी के बीच क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि मैन जो है उसका विचार सब्जेक्टिव है, उसका विचार वह पर्सनल है, और वह अपनी विचार को कहाँ पे थोपता है? उस ऑब्जेक्ट में थोपता है जिसको वह देखता है। होता है। तो और यही कॉन्फ्लिक्ट बताता है कि यू कांट गेट द मीनिंग, क्योंकि जो आपका ब्रह्मांड है उसके जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका स्ट्रक्चर है वह इरेशनल है, और मैन की रेशनैलिटी इतनी बड़ी नहीं कि वह उन सारी चीजों को नाप सके। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको समझने के प्रयास में जो डिस्प्यूट होता है, जो चीजें होती हैं, वही डिस्प्यूट एब्सर्डिज्म को जन्म देता है। तो एब्सर्डिज्म क्या है? एब्सर्डिज्म क्लेम्स दैट द वर्ल्ड एज अ होल इज एब्सर्ड। एब्सर्डिज्म जो हमारी विचारधारा वो कहती है पूरी दुनिया ही क्या है, एब्सर्ड है। वो इस ये पूरी दुनिया ही जो है अतार्किक है। यहाँ पे तर्क के माध्यम से हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। एब्सर्डिज्म क्लेम्स दैट द वर्ल्ड एज अ होल इज एब्सर्ड। एक पॉइंट ध्यान में रखना। तो दो वर्ड हमने समझा, एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड एक तरह का ये बताता है कि यह एक नाउन है, और ये जो नाउन है यह रिफर करता है, क्या चीज को रिफर करता है? इट रिफर्स anything, any attempt or any object that is unreasonable, चाहे वह एक्शन हो, चाहे वह विचारधारा हो, चाहे कोई चीज को समझने का प्रयास हो, जो चीज अनरीजनेबल है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, सिली है, रिडिकुलस है, इनकॉन्ग्रुअस है, वो सब चीजें क्या है? वो सारी की सारी चीजें एब्सर्ड है। लेकिन उसको अगर हम एक विचारधारा में तब्दील करते हैं, एक विश्वास में तब्दील करते हैं, एक आइडियोलॉजी में तब्दील करते हैं, तब वह क्या हो जाएगा? एब्सर्डिज्म हो जाएगा। तो दो शब्द हमने समझा, एब्सर्ड और एब्सर्डिज्म। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एब्सर्डिज्म है, इसको जो आया हमारे पास या जिसने भी लाया, इसके पीछे किसका दिमाग था, कौन से लोग थे? मैंने आपको कई वो चीजें बताई जिस पर मैं डिटेल में उनकी लाइफ, उनके वर्क को भी लेकर के मैं बात करूंगा। एक तो इमैनुअल कांट की बात आपको करना है, दूसरा सोरेन किर्केगार्ड की बात करना जिनका एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियरी था, तीसरा एल्बर्ट केमू की बात करना। जब आप लिटरेरी फिगर की बात करेंगे तो आपको किसको किसको बात करना है? हैरोल्ड पिंटर को बात करना है, आपको सैमुअल बेकेट को बात करना, ये तमाम लोग आएंगे। अब जब हम टर्म की बात करते हैं कि द टर्म एब्सर्डिज्म, जो टर्म एब्सर्डिज्म है इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ एल्बर्ट केमू। ये किसके फिलॉसफी से रिलेटेड है? एल्बर्ट केमू। इसका प्रोनाउंसिएशन केमस नहीं होगा, यह साइलेंट हो जाएगा, केमू तक ही प्रोनाउंसिएशन हमें करना है। एल्बर्ट केमू से however, important precursors and discussions of the abjad are also found in the works of Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, S-O-R-E-N, Soren, और K-I-E-R-K-E-G-A-A-R-D, सोरेन किर्कगार्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सोरेन किर्कगार्ड। सो दो चीजें, कुछ नाम है जो आपको रट लेना चाहिए कि जब भी व्हेन यू टॉक अबाउट एब्जर्ड, एब्जर्डिज्म, थियर ऑफ एब्जर्ड, एल्बर्ट केमू हो गए, उनका वर्क है द मिथ ऑफ सिसिफस, सोरेन किर्केगार्ड हो गए, सैमुअल बेकट हो गए, हैरोल्ड पिंटर हो गए, फ्रांज काफका हो गए। दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ये नाम है, तो दो नाम तो कम से कम अभी आपने सुना है कि एब्जर्डिज्म जो आइडियोलॉजी है ये इनके वर्क में नजर आती है, सोरेन किर्केगार्ड और एल्बर्ट केमू के। इट्स बेसिक आउटलुक इज इंस्पायर्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन की थिएटर ऑफ एब्जर्डिज्म की जड़ें किस दूसरे आंदोलन या दूसरी आइडियोलॉजी से प्रभावित हुई थी? तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्ववाद जिसको कहा जाता है, अस्तित्ववाद जो है, हमारा अस्तित्व क्यों है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, हम धरती पर क्यों भेजे गए। जब आदमी अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई अ, चीजों की बात करता है, उसकी तलाश में कुछ विचार रखता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी किसने दिया? सोरेन किर्केगार्ड ने दिया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एब्जर्डिज्म की जड़ें किससे जुड़ी हुई है,
एब्जर्डिज्म की जड़ें एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी से जुड़ी हुई है, और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी का मतलब किससे जुड़ा हुआ, अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं कि उसके अलावा एक और विचारधारा से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है निहिलिज्म, एब्सर्डिज्म और निहिलिज्म। एक तो आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़ा है, दूसरा आपका निहिलिज्म। जो एब्सर्डिज्म और जो निहिलिज्म है, ये लगभग लगभग एक ही विचारधारा को लेके बात करते हैं। निहिलिज्म भी बताया जाता है कि लाइफ इज मीनिंगलेस, जो हमारा जीवन है यह बेकार है या निरर्थक है, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो कि व्हेन यू बिलीव या व्हेन यू गो विद दिस पार्टिकुलर थिंग कि लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ इज इरेशनल, लाइफ इज इलॉजिकल, लाइफ इज अनरीजनेबल, लाइफ इज अनएक्सप्लेनेबल, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, और इसका कोई मतलब जीवन का नहीं है, तो वो चीजें क्या होती है, वो चीजें एब्सर्डिज्म होता है। जितने भी आदमी सुसाइड करते हैं, वो सुसाइड तभी करते हैं जब उनका पूरा विचार एब्सर्डिस्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि व्हाट इज माई वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, या उनके दिमाग में आता है कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे महत्व को समझेंगे। वेन देन दे कमिट सुसाइड। तो वो चीजें जो होती हैं, वो उनका सारा बातें क्या होती है, एब्सर्डिस्ट होती है, इलॉजिकल, वहां कोई लॉजिक नहीं चल पाता है। तो वो चीजें भी सुसाइडल टेंडेंसी में ही, एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी पीक पर होती, तब जाकर के आदमी सुसाइड करता है। अब उसके बाद अगर हम वर्क की बात करें, जागृति ने कुछ एक्सप्लेन किया है कि बट इन निहिलिज्म देयर इज सम होप, या निहिलिज्म अनकॉन्शियस लेवल पे चीजों को बताता है। निहिलिज्म को मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उसके बीच में सिमिलरिटी रही, उसको लेके मैंने बात किया कि ये चीजें रही हैं। और उसके अलावा जिस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि एक एक और पॉइंट जो आता है कि एक वर्क है जिसका नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क। ये जो वर्क है द मिथ ऑफ सिसिफस, ये ऐसा ट्रीट किया जाता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल और द बेसिक एग्जांपल इन विच यू कैन गेट व्हाट, इन विच यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म को हम ले सकते हैं। द मिथ ऑफ सिसिफस जो है एल्बर्ट केमू का वर्क है। इस पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट the point of this absurdism। होता क्या है कि द मिथ ऑफ सिसिफस में दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर है जियस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में आ चुका है। देर इज अ कैरेक्टर इन द मिथ ऑफ सिसिफस, देर इज अ कैरेक्टर जियस। जियस जो है ये क्या करता है, पनिश करता है। किसको पनिश करता है, किंग सिसिफस को पनिश करता है। जियस पनिशेस किंग सिसिफस। तो द मिथ ऑफ सिसिफस, मिथ का मतलब होता है कि पौराणिक कहानियां, जो किंवदंतियां जिसको हिंदी में कहा जाता है, जो सच के करीब ना हो, सच से बहुत दूर हो। जब वो कभी रियलिटी में हमारे सामने आएगा, तब तो वो दूसरी वर्ड यूज किए जाएंगे। जब तक वो सच नहीं है, तब तक वो क्या है, मिथ है। तो उसके बाद होता क्या है कि इस स्टोरी में बताया गया कि एक कैरेक्टर जियस है, और वो जो जियस है वो किंग सिसिफस को क्या करता, पनिश करता। जियस पनिशेस किंग सिसिफस बाय कंपेलिंग हिम टू रोल अ मैसिव बोल्डर अप अ हिल। कैसे करता है, वो किंग सिसिफस से कहता है कि तुम क्या करो, एक बहुत बड़ा बोल्डर लो। बोल्डर हम सारे लोग समझ ही रहे हैं कि बोल्डर समथिंग जो है, पत्थर के बड़ा टुकड़ा, और वो जो है क्या होगा, गोल गोल जैसा होगा थोड़ा सा, या इस तरह का पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा लेता है बोल्डर, और कहता है इसको ले करके तुम कहाँ पे चढ़ो, पहाड़ पे चढ़ो। तो वो जो किंग सिसिफस है, बार बार लेकर के उसको पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि कोई आदमी बोल्डर को ऐसे रोलिंग करते हुए उसको लेके जा सके, क्योंकि ऊंचाई पर रोलिंग करते हुए कोई चीज आप लेके नहीं जा सकते। एक समय आएगा फिर आप नीचे जो है आएंगे। अगर आप उस इमेज को बनाइए तो आपके दिमाग में आएगा कि इफ एनी पर्सन हैज टेकन अ बोल्डर एंड जस्ट रोल इट टू रीच एट द पीक, तो क्या करेगा, प्रयास तो करेगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि किंग सिसिफस का जो प्रयास है बोल्डर को पहाड़ी पे ले जाने का, वो उसको कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम होता है फिर। और यह एक्ट क्या है उसका, एब्सर्डिस्ट एक्ट है। क्यों,
वह लॉजिक नहीं लगा पाता कि इसको कैसे ऊपर चढ़ाया जाए, बहुत प्रयास करता फिर भी नहीं कर पाता। व्हाट आई वांट टू से कि जियस ने जो ये पनिश किया किंग सिसिफस को, ये जो मिथ है, ये जो कहानी बताई गई है, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एब्सर्डिज्म। एंड व्हाट इज दैट कि किंग पनिशेस, सॉरी, जियस पनिशेस किंग सिसिफस, जस्ट टेक अ बोल्डर एंड ट्राई टू व्हाट, ट्राई टू रोल इट एंड जस्ट रीच, वेयर जस्ट रीच एट द पीक। तो ये चीजें होती है कहां पर, पहाड़ी पर ले जाने का। वेन एवर द बोल्डर रीचेस द टॉप, जैसे ही बोल्डर टॉप पर पहुंचता है, इट रोल्स डाउन अगेन, यह नीचे की ओर चला आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देयर बाय फोर्सिंग सिसिफस टू रिपीट द सेम टास्क, और जियस बार बार सिसिफस से वही काम करवाता है। अब अगर आदमी सारा दिन वही काम किया, अगर उसको सफलता नहीं मिली, तो आप उसके प्रयास को क्या कहेंगे, आप उसके प्रयास को यही तो कहा जाएगा कि यह एब्सर्डिस्ट है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, उसने तर्क का नहीं यूज किया, उसने उस तरह की चीजों का नहीं, जब उसको लग रहा है कि वो असफल हो जाएगा, तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये बताया गया कि ये जो कार्य है या इस तरह की जो चीजें हैं, हम क्या करते हैं, तमाम तरह से समझने की कोशिश करते हैं, बट दैट थिंग इज इरेशनल। आगे उसके बाद आता है कि टू रिपीट द सेम टास्क ऑल ओवर थ्रू आउट इटर्निटी, दिस स्टोरी में बी सीन एज एन एब्सर्डिस्ट पैरेबल। यह जो स्टोरी एक एब्सर्डिस्ट पैरेबल के रूप में देखा जा सकता है, फॉर द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन जनरल। और यह बताती है कि इंसान का जो ये दावा है, जो ये कहता है कि वह रेशनल क्रिएचर है, फरिश्तों ने भी उसको सजदा किया और ईश्वर ने उसको सबसे अजीम शख्सियत के रूप में जमीन पे भेजा। तो जब एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी या इनकी फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंसान इतना तर्कशील होता तो विश्व युद्ध ना होता, लड़ाई झगड़े ना होते, और तमाम चीजें ना होती, दुनिया में सब बेहतर 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 होता। तो ऑल दीज थिंग्स वो जो है इस पार्टिकुलर चीज को, और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हमारी जो लाइफ है और लाइफ में जो कुछ भी करने का प्रयास है, वह सब क्या है, फ्यूटाइल है, फ्यूटिलिटी, बेकार की चीजें हैं। जस्ट लाइक सिसिफस टू टॉयल, जैसा कि सिसिफस ने प्रयास किया, ह्यूमंस इन जनरल आर कंडेम्ड टू टॉयल डे in and day out in the attempt to fulfill pointless tasks which will be replaced by new pointless tasks once they are completed। कह रहे हैं कि आदमी क्या करता, प्रयास करता है, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम कंप्लीट हो जाए, फिर मैं दूसरा काम करूं। लेकिन जो है, जो सिसिफस है, वो लगातार पत्थर का वही बोल्डर ऊपर चढ़ाने का प्रयास करे, उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो उनका यह प्रयास क्या था, इरेशनल, इलॉजिकल, सिली टाइप का, अनएक्सप्लेनेबल था, जहां पे कोई मीनिंग नहीं निकली जो है। और ऐसे ही इंसान का लाइफ है, ये एब्सर्डिस्ट के लोग कहते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ सिसिफस सिचुएशन इज not just the futility of his labor but also his awareness of the futility। कह रहे हैं कि इस कहानी से एक चीज का ये पता चलता है कि सिसिफस केवल इससे वाकिफ नहीं हुआ कि उसका परिश्रम जो था वह बेकार गया, बल्कि वह उससे भी वाकिफ होता है कि रियली में फ्यूटिलिटी होती क्या है, कौन सा परिश्रम व्यर्थ व्यर्थ है और कौन सा परिश्रम व्यर्थहीन है, उसके बीच का उसको अंतर समझ में आया। तो एक चीज है कि फ्यूटिलिटी, लेबर का फ्यूटिलिटी, परिश्रम कौन सा व्यर्थहीन है और कौन सा जो है आ, मतलब इस तरह से रहा। तो व्हाट आई वांट टू से कि एक तो हमें ये ध्यान में रखना, द मिथ ऑफ सिसिफस किसका वर्क है, एल्बर्ट केमू का वर्क है, जिसमें दो कैरेक्टर है, जियस है, दूसरा किंग सिसिफस है, जिसमें एक जो है बोल्डर का रोलिंग को लेकर के प्रयास किया गया है। मैंने दूसरा नाम लिया था फ्रेंज काफ्का का, कि अगर एब्सर्डिज्म हमें समझना है तो फ्रेंज काफ्का का एक वर्क है जिसका नाम है द ट्रायल, ये भी यूजीसी नेट पे पूछा जा चुका है। द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में पब्लिश हुआ था। वो डिटेल में भी बात करेंगे कब, जब उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पर दिखाएंगे। ऐसे ही फ्रेंज काफ्का है। another aspect of the absurdist Another aspect of the absurdist aspect of the human condition is given in Franz Kafka's The Trial। फ्रांस काफ्का का जो द ट्रायल है, इन इट द प्रोटेगनिस्ट जोसेफ के, इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, जोसेफ, JOSEF है, JOSEPH नहीं, जोसेफ के,
is arrested and prosecuted by an inaccessible authority even though he is convinced that he has done nothing wrong. इसका जो मेन कैरेक्टर है ये दिखाया गया कि वो जो है कोई भी गलत काम नहीं किया रहता, लेकिन उसको कुछ सरकारी तंत्र या सिस्टम ऐसा था कि उस सिस्टम में, उस तंत्र में उसको क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है, फिर उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस वी फाइंड इन आवर डे टू डे लाइफ की फला आदमी ने कुछ नहीं किया, वह जिम्मेदार नहीं था, लेकिन सिस्टम ने, तंत्र ने उसको क्या किया, फंसा दिया, और कभी कभार तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये जिसके साथ घटित होगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी मुझे ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो जब वो सोचेगा तो उसके अंदर जो विचारधारा आएगी वो विचारधारा कौन सी आएगी, एब्सर्डिस्ट आएगी कि लाइफ का, सिस्टम का, जो सत्यता की बातें, ऑनेस्टी का, ये तमाम जो बातें होती हैं ये सब बेकार की बातें हैं, और ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिस्टम में सब कुछ क्या है, खराबी खराबी है। जैसे वी फाइंड वी सी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ की करप्शन को लेकर के है और तमाम चीजों को लेकर के है। तो एक उसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रांज काफ्का के वर्क द ट्रायल में देखने को मिलता है, जिसका मेन कैरेक्टर कौन है, जोसेफ के है, जिनको अरेस्ट किया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है। इसमें दिखाए गए इस स्टोरी के माध्यम से थ्रू आउट द स्टोरी ही डेस्परेटली ट्राइज टू डिस्कवर व्हाट क्राइम ही इज अक्यूज्ड ऑफ एंड हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट इन द एंड ही लेट्स गो ऑफ हिज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स एंड सबमिट्स टू हिज इवेंट टू हिज एग्जीक्यूशन विदाउट एवर। इसमें दिखाया गया कि वो लगातार इस चीज को सोचता है कि उसको क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों पनिशमेंट किया जा रहा है, वो बचने का प्रयास करता, तमाम दलील देता है, लेकिन सिस्टम के आगे हार जाता है और उसकी उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसका जितना प्रयास है वो क्या है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। जो उसका जीवन का उद्देश्य था, उसका मकसद भी क्या था, सब कुछ मकसद सब कुछ धरा रह गया, कुछ वो नहीं कर। तो उन्होंने बताया कि द एब्जर्ड नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द मिस्टीरियस एंड इम्पेनिट्रेबल फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। और उन्हें दिखाया गया कि जो दुनिया का निजाम है और खासकर जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना बुरा है, कि एक ऐसे आदमी जो कसूरवार नहीं था, बेकसूर था, उसको जो मौत की सजा दे दी जाती। तो जो कसूरवार नहीं था, बेकसूर था, जब उसको दिया जाएगा तो जो विचारधारा से वो गुजरेगा वह विचारधारा कौन सी होगी, वह विचारधारा एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी का ही होगा, विच सीम्स इनडिफरेंट टू जोसेफ के। जोसेफ के साथ ऐसा हुआ एंड रेसिस्ट ऑल ऑफ हिज अटेम्प्ट्स ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ इट। तो ये दो मैंने आपको बताया, द ट्रायल आपका फ्रांस काफ्का का, द मिथ ऑफ सिसिफस, उसके कैरेक्टर को लेके कैसे एब्सर्डिज्म यहाँ पे यू कैन जस्ट सी। अब सवाल ये उठता है कि इसका हिस्ट्री कहाँ से, क्या एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी अचानक आ गई, या इसकी अपनी लाने में कुछ क्रिटिक्स का, कुछ फिलोसफर्स का योगदान रहा। जब आप उसकी बात करते हैं तो एब्सर्ड ओरिजिन है ये रियली में डेनिश फिलोसफर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोरेन किर्केगार्ड, मैंने कई बार नाम लिया, सोरेन किर्केगार्ड जो है डेनिश थे, ये उनके वर्क या उनका जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियरी है उसमें इसको ये देखने को मिलता है। तो जो डेनिश फिलोसफर सोरेन किर्केगार्ड है, who choose to confront the crisis that human face by developing his own existentialist philosophy। उन्होंने बताया कि जो दुनिया है उस दुनिया को का निजाम कुछ अलग है, यूनिवर्स कैसे इरेशनल है, और उस ब्रह्मांड में सरवाइव करने के लिए इंसान क्या करता है, रेशनलिस्ट बनने की कोशिश करता है। तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक एब्सर्डिज्म का ख्याल आता है। फिर आगे कि एब्सर्डिज्म एज अ बिलीफ सिस्टम वाज बॉर्न ऑफ द यूरोपियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। अगर एक बिलीफ सिस्टम के रूप में देखा जाए, एक आइडियोलॉजी के रूप में देखा जाए, तो यह यूरोप में जो है आया और बहुत तेजी के साथ फैला। स्पेसिफिकली व्हेन केमू, जब केमू का वही जो द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रिजेक्टेड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिलोसॉफिकल लाइन ऑफ थॉट एंड पब्लिश्ड हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस। करें कि जब एल्बर्ट केमू ने द मिथ ऑफ सिसिफस का किताब लाया 1942 में, या उनका एसे पब्लिश हुआ जिसमें जो है जो सिसिफस है उनको जीएस कैसे जो है क्या करता है, एक बोल्डर देता है, कहता है इसको तुम लेकर पहाड़ी पे लेके चढ़ो
वो कई बार प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास उनका निरर्थक रहता। तो वहां से उस किताब या उस एसे से या उस मिथ से ये आइडियोलॉजी बहुत तेजी के साथ फैली और दुनिया का तब इन्वायरमेंट भी ऐसा बन गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, chaotic situation, terrifying situation, dropping of the bomb, dropping of the परमाणु बम, मिसाइल, all these things। जैसा भी मैंने बताया कि यू कैन जस्ट सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन फिलिस्तीन एंड इसराइल, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है या रूस और यूक्रेन के बीच का जो चल रहा, वो सब का सब वहां के लोगों को लग रहा होगा लाइफ एब्सर्डिस्ट लाइफ है। Then you see what then you see ki and published his essay The Myth, the aftermath of World War II। इस सिचुएशन कब आता? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। Provided the social environment that stimulated absurdist views and allowed for their popular development, especially in the devastated country of France। फ्रांस वगैरह में बहुत तेजी के साथ ये विचारधारा फैलती है। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूको एज अ प्रिकर्सर ऑफ एब्सर्डिज्म। एक नया पॉइंट मेरे लिए भी था जो पढ़ने पे मुझे मिला। फूको जो है वो कहते हैं कि शेक्सपियर का जो प्ले है, इसने क्या किया, इसने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को या एब्सर्डिस्ट आइडियोलॉजी को जन्म दिया। चूंकि मैंने अभी आपको मैकबेथ का एग्जांपल दिया, हैमलेट का एग्जांपल दिया, उन सब में कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है जहां पे लाइफ लगता है कि खासकर ट्रेजिडी में लाइफ इरेशनल है, इलॉजिकल है। ओफिलिया के केस में जो हुआ वो हम सब कह सकते हैं कि उसकी लाइफ रियली में एब्सर्डिस्ट लाइफ थी, वो इरेशनल इलॉजिकल था। यही सेम चीजें किंग लियर में, जो किंग लियर की बेटी के साथ हुआ था, वो भी चीजें कुछ ऐसा ही था जहां पे हम ये देख सकते हैं। तो फूको इस चीज को कहते हैं कि शेक्सपियर का जो थिएटर है वो प्रिकर्सर ऑफ एब्सर्डिज्म है। ये चीजें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु viewed Shakespearean theater as a precursor of absurdism। इसी से जुड़े हुए नेक्स्ट क्रिटिक है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने दो बहुत अच्छे शब्दों का यूज किया, एंड आइडिया वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सर्ड इज ड्यू टू द, इमैनुअल कांट ने यूज किया है, हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिनोमिना एंड नाउमिना। इन्होंने दो शब्द यूज किया, फिनोमिना एंड नाउमिना। फिनोमिना जो होता है यह आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो आपका थॉट होता है, जो आपका आइडिया होता है, जो आपके सेंसेस जो है उस ऑब्जेक्ट को देख करके जो आपके अंदर विचार आता है, जो सिग्नल देते हैं, वो क्या है, नाउमिना है। तो फिनोमिना इज एन ऑब्जेक्ट एंड मीनिंग एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट विच यू गेट थ्रू योर सेंसेस, दैट इज व्हाट, दैट इज द नाउमिना। PHENOMENA, फिनोमिना एंड नाउमिना। इसमें बताया गया कि दिस डिस्टिंक्शन रिफर्स टू द गैप बिटवीन हाउ थिंग्स अपीयर टू अस एंड व्हाट दे आर लाइक इन देमसेल्फ। फिनोमेना और नाउमिना ये बताता है कि चीजें कैसे अपीयर होती हैं और उन लोगों में उनमें क्या सिमिलैरिटी है, फिनोमिना एंड नाउमिना, उनमें क्या गैप है जो हम सोच रहे हैं। आगे मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज फिनोमिना। फिनोमिना में उन्होंने बताया समटाइम्स स्पेल्ड फाइनोमिनन इज एन ऑब्जर्वेबल इवेंट। जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीजें क्या कहलाती है, वो चीजें जो है ऑब्जर्वेबल इवेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये एनालिसिस ही आपका क्या है, वह जो है आपका फिनोमिना है। एनालिसिस करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद जो परिणाम आपको आता है वह परिणाम नाउमिनन है। उन्होंने कहा द टर्म केम इनटू इट्स मॉडर्न फिलोसफर यूजेस थ्रू इमैनुअल कांट। इसको इमैनुअल कांट ने इस टर्म का यूज किया था। हु कंट्रास्टेड इट विद नॉमिनन, जो नॉमिनन के विरोध में उन्होंने यूज किया था, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, और नॉमिनन को ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। नॉमिनन आपका विचार है और फिनोमिना वह ऑब्जेक्ट है। फिर आगे उन्होंने कहा नॉमिनन क्या है, इन फिलॉसफी अ नॉमिनन इज नॉलेज। नॉमिनन जो है क्या है, ज्ञान है। किसी भी वस्तु से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वह नॉमिनन है, और वह वस्तु आपका क्या, फिनोमिनन है। पॉजिटेड एज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन सेंस। और नॉलेज हम किससे प्राप्त करते हैं, अपने सेंसेस से प्राप्त करते हैं। द टर्म नॉमिनन इज जनरली यूज्ड इन कंट्रास्ट विद आर इन रिलेशन टू द टर्म phenomenon which refers to any object। फिनोमिना ऑब्जेक्ट को रिफर करता है और नॉमिनल सेंसेस को रिफर करता है। इमैनुअल कांट फर्स्ट डेवलप द नोशन ऑफ द नॉमिनल एज पार्ट ऑफ ट्रांसीडेंटल
आइडियलिज्म। नॉमिनल को उन्होंने अपनी विचारधारा ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म में पहली बार एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट टर्म क्या, ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म। ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म इट इज अ फिलोसफिकल सिस्टम या एक फिलोसफिकल सिस्टम है फाउंडेड बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कहाँ के रहे, जर्मन फिलोसफर है। तो क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जो बात करना पड़ेगा इमैनुअल कांट को लेके, सोरेन किरकेगार्ड को लेकर के, फ्रांज काफ्का को लेकर के, एल्बर्ट केमू को लेकर के, तो ये चीजें हैं कि पर्सन को भी हमें ध्यान में रखना है। Immanuel Kant in the 18th century, Kant's epistemological program is found through his critique of the pure। एक किताब का नाम पूछा जा चुका है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उसमें जो 1781 में आई हुई है, उसमें उन्होंने ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म की बात किया। ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म वह विचारधारा जो सर्वोच्च हो, जो जो ट्रांसीडेंट हो, जो अनचैलेंजेबल हो। Kant means that his philosophical approach to knowledge transcends mere consideration of sensory evidence and requires as understanding of the mind's innate modes of processing। कांट का ये कहना था कि जो भी ज्ञान हम लोग हमें कहते हैं, हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो है क्या करते हैं कि उससे जुड़ी हुई चीजें जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे सेंसेस जो है हमें कुछ सिग्नल देते हैं कि ऑब्जेक्ट ये है, इससे चीजें ये हो सकती हैं, तमाम चीजें। तो वो जो हमें सिग्नल सेंसेस के थ्रू मिलता है, वही चीजें हमारी क्या होती है, हमारी ज्ञान में वृद्धि करती है। और जब तक हम जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं या नहीं देखे रहते हैं, और अगर हम उससे संबंधित कोई सोच डेवलप करते हैं, तो वो चीज क्या है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, हमारी एजम्पशन पर आधारित चीजें हैं। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो हमारा ज्ञान होता है, फिर उसमें वो क्या होता है, रीजन पर आधारित होने लगता है। चूंकि ऑब्जेक्ट सामने, उसका शेप, स्ट्रक्चर, किस चीज का बना है, वो सारी चीजें वो नजर आने लगती है। फिर वो परिकल्पना नहीं रह जाती। फिर वो परिकल्पना से हम क्या होते हैं, धरातल पर उतर आते हैं, हम वहां से उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म की बात किया, नाउमेनन की बात किया, फिनोमिनन की बात किया। उनकी जो किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, जो 1781 में आई हुई है। इसके अलावा मैंने आपको जो और बात किया, इमैनुअल कांट को एब्सर्डिज्म का हिस्ट्री क्या है, फ्रांज काफका का द ट्रायल को मैंने बात किया, एल्बर्ट केमू का द मिथ ऑफ सिसिफस को बात किया, व्हाट इज एब्जर्ड, व्हाट इज एब्जर्डिज्म, ये सारी चीजें मैंने बात किया। तो सुमन, रमा, सिया, प्रसून, जागृति, क्रिश, इजहार, अंशिफा, जगमोहन एंड प्रतिभा, thanks for joining this session. You can just give your feedback. Thank you, sir.